नमस्कार। विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त जम्मू कश्मीर और भारत के अंदर दो बातों को लेकर सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों को खाली करवाने की बात को लेकर चर्चा हो रही है। किस तरह से सरकार ने ऑर्डर किया है जितनी भी सरकारी जमीनों पर लोगों का कब्जा है उसे खाली कर दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ इस खाली जमीनों को खाली करवाने के लिए जिस तरह से टीआरएफ की एंट्री आई हुई है, ये बहुत बड़ी एक बात सामने आई है। टीआरएफ ने धमकी दी है कि कश्मीर के अंदर अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी ने किसी की जमीन खाली करवाने की कोशिश की, चाहे वो चपरासी हो, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो, उसे हम गोली मार देंगे। यह टीआरएफ की पहली नहीं, इससे पहले भी बहुत धमकियां दी गई। और दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है वो है इस वक्त अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में जिस तरह से शेयर गिर रहे हैं, उसको लेके भारत के अंदर नहीं पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। और भारत के अंदर बहुत से लोग सहमे हुए हैं जिनका पैसा इस ग्रुप के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगा हुआ है। आइए जानकारी लेते हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर जी से। बिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी बात इस वक्त चल रही है, मतलब टीआरएफ की धमकी आम बात हो गई है जम्मू कश्मीर में। हालांकि सेना ने मार मार के इनको भगा दिया, जिंदा तो रहने नहीं दिया। अब कहां से किस तरह से एक पत्थर निकालते हैं और धमकी दे देते हैं, सामने आते नहीं है और बीच बीच में एक आध टारगेट किलिंग कर देते हैं। अब इस धमकी को लेके किस तरह से हम सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए ये टीआरएफ है क्या और टीआरएफ क्यों ये धमकी दे रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बोला गया है कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे वो चपरासी भी होगा या इवन तहसीलदार होगा, अगर वो डिमोलिशन के लिए आएगा एंड इंक्रोचमेंट्स हटाने के लिए आएगा तो हम उसको गोली मार देंगे। ये उनको डायरेक्ट थ्रेट है। अभी पहले हम दो चीज़ें जानते हैं कि पहले जानते हैं कि टीआरएफ क्या चीज़ है और फिर जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। टीआरएफ बेसिकली एक एलईटी का हिस्सा है, लश्कर ए तोयबा का, जो कि जब 370 हटा तो सारी की सारी जो एजेंसीज थी, चाहे वो सुरक्षा एजेंसीज थी, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, वो मिलके काम करनी थी अंडर डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो उनकी जो कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया बनी। इसके पहले वो कोऑर्डिनेशन नहीं थी, क्योंकि जो भी सुरक्षा एजेंसीज यहाँ काम करती थी वो उनको ऑब्स्ट्रक्शन डाली जाती थी महबूबा गवर्नमेंट से या अब्दुल्ला गवर्नमेंट से, मतलब कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट से। वो नहीं चाहते थे कि वो उस पर काम करें और टेररिस्ट के अगेंस्ट जाएं। और अब इतनी ज़बरदस्त उनके ऊपर जो मुहिम चली तो टेररिस्ट का ऑलमोस्ट सफाया हो गया। उसके बाद से उन्होंने अपने जो टैक्टिक्स थे वो चेंज करने पर शुरू कर दिया। हाइब्रिड टेररिस्ट ले आए, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स को यूज करना शुरू कर दिया। तो ये एक किस्म की स्कीम चल रही थी। तो टीआरएफ बेसिकली आई तो उनको उसने बोला वी आर द टेरर रिवाइवल फ्रंट। हमने बोला उन्होंने बोला था हमारा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। हमने बोला ये टेरर रिवाइवल फ्रंट है। तो ये जो आज हो रहा है ये भी एक उसी की कड़ी है। अभी क्या हो रहा है, बेसिकली जम्मू कश्मीर में हमारे पास बहुत सारे गुज्जर बकरवाल थे और उस वक्त डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई थी इवन अर्बन सेंटर्स में। तो ये गुज्जर बकरवाल शहरों में आके दूध बेचते थे। गर्मियों में ये नीचे आ जाते थे जम्मू की तरफ और सर्दियों में पहाड़ों में चले जाते थे, चाहे वो जम्मू के पहाड़ हो या कश्मीर के पहाड़ हो। यानी कि इस किस्म की माइग्रेशन चलती रहती थी। अब वो सदियों से वो कर रहे हैं और कईयों ने वहाँ पे अपने पक्के मकान भी बना रखे थे, परंतु थी वो स्टेट लैंड, बिल्कुल वो उनकी अपनी लैंड नहीं थी। फिर एक दिन हमारी 1947 में शेख अब्दुल्ला साहब जब आए तो उन्होंने एक अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट निकाला। फिर उसके बाद कोई 6B नाम का एक रूल आया। फिर उसके बाद 71 के आसपास कोई चीफ मिनिस्टर्स नोट्स बोलते हैं, वो भी एक एक्ट आया। तो इसे 3-4 एक्ट्स बन गए बेसिकली टू हेल्प दी गरीब लोगों की मदद करने के लिए, कि उन्होंने बोला कि इनको हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। परंतु अब होता क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर सेंट्रिक है, ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कश्मीर सेंट्रिक्स हैं। तो इन्होंने मिलकर एक सलाह गई कि जितनी सारी ये स्टेट लैंड्स हैं इनको हम रेगुलराइज कर देते हैं, गरीब लोगों को दे देते हैं। कहा यह गया, बट एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने वो सारी की सारी लैंड उनको भी थोड़ी सी दी, अपने नाम पे कराई। जैसे बटिंडी का एरिया बना है, कश्मीर में हनियाल एरिया है, बहुत सारी जगह हैं तो जो कि ऑक्यूपाइड है, जो आज इंक्रोचमेंट्स उड़ाई जा रही हैं। तो इस तरीके से एम क्या था कि जम्मू में यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करो। उसमें हुक्म होता था कि ये लैंड अगर बिकेगी, जिस गुजर ने बेचनी है, जिसको गवर्नमेंट ने दी है, वो बेचेगा सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय को। इसलिए आपने देखा जम्मू के आसपास काफ़ी घेरा हो गया। प्लस श्रीनगर के अंदर उनकी, यानी कि अगर 10,000 रुपया कनाल लैंड की कीमत थी उस जमाने में, वो 10 रुपये में मिली उनको। तो इस किस्म की बदमाशियां की।
फिर उसको उन्होंने उसी गुजर को बोला भाई इसको कॉलोनी काट के बेच दे, तो हम तेरे लिए करते हैं, तेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये किस्म की बहुत थी जो कि रोशनी एक्ट में इन्होंने करी, बदमाशी करी, इसीलिए रोशनी एक्ट स्ट्राइक डाउन हो गया। अब रोशनी एक्ट में स्ट्राइक होने का मतलब ये है कि इसमें बदमाशी हुई, कुछ अनलॉफुल लोगों ने इसका फायदा लिया, इसलिए कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया कि जब वो 3 एक्ट पहले वाले हैं, अगर आपने गरीबों की मदद करनी है तो रोशनी एक्ट की क्या जरूरत थी। तो अभी क्या हुआ है कि जब योगी जी ने भी बुलडोजर चलाया यूपी में, तो शायद बीजेपी उससे प्रोत्साहित थी, उन्होंने बोला हम JNK में भी करते हैं। अब मेरे ख्याल में जो कुछ यहाँ पे जो लोग थे अनलॉफुली भी जा रहे थे, पर ये हमारा स्टेट का मसला था। परंतु हुआ क्या कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ISI की, जो श्रीनगर में ऑपरेट कर रही है, उन्होंने बोला जम्मू में तुम करो जो करना है, श्रीनगर में हम तुमको नहीं करने देंगे, यहाँ कश्मीर वैली में कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं करने देंगे। तो उसके तहत जैसे उन्होंने पहले पंडितों को चुन चुन के मारा, उनके ID कार्ड्स, उनके आधार देख के मारा, इसी तरह से उन्होंने बोला अब अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चाहे वो चपरासी भी होगा, अगर उस तहसीलदार या उस डिप्टी कमिश्नर का आदमी इंक्रोचमेंट हटाने गया और हम उसके पूरे के पूरे स्टाफ को गोली मार देंगे। और उनका ये भी कहा कि अगर आप वहां काम करते हो तो ऑफिस जाना बंद कर दो। तो इस किस्म की जो है एक कहते हैं दहशत फैलाई है उन्होंने। एंड एम ये है कि जो लोग दहशत गर्दों का साथ देते हैं उनको फायदा। देखिए TRF का तो ये जब से ये आई है, जो आपने जैसे बताया 2019 के बाद जो TRF का एक नया जन्म हुआ, नई संस्था बन के सामने आई, तब से लेके कश्मीर के अंदर उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी। जैसा हमने शुरू में कहा कि टारगेट किलिंग भी हुई है, हाइब्रिड जो मिलिटेंट्स उन्होंने पैदा किए हैं। अब मतलब अब इस समय जबकि ऑपरेशन में है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने उस मीटिंग में भी स्पेशली कहा है कि हम ये जो ऑपरेशन है इसे रोकेंगे नहीं। इसको रोकने के लिए अगर हमारा कोई एडवोकेट स्टे लेता है, जब स्टे के वक्त कोर्ट में हाजिर नहीं होता, जब कोई भी कर्मचारी दूसरा जो है उनकी हेल्प करता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से, हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। अब TRF की धमकी आने के बाद इस ऑपरेशन का क्या हाल? देखिए, मैंने जो मुझे पता चला है कि गवर्नमेंट को पता लग गया है कि कुछ नाजायज़ जो अनऑथराइज ऑक्यूपेशन जेन्युइन लोगों ने जो की हुई है, या उनके दादा परदादा पिछले 150 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो चाहे वो स्टेट लैंड ही है, तो उन्होंने बोला है कि अभी अगर वो कल्टीवेशन भी कर रहे हैं तो बोर्ड लगा दो स्टेट लैंड, बट लेट देम कल्टीवेट। तो इसके समय कुछ मेजर्स आए हैं। बड़ी मज़ेदार बात देखने की यह है इस धमकी के पीछे कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर कश्मीर। और कश्मीर में ये जो लोग हैं, बड़े बड़े जो बिग फिश जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थक हैं, ये उनके ऊपर गाज गिर रही है क्योंकि उन्होंने इसका फायदा लिया। TRF उन्होंने तो आगे लाया, TRF भी उन्हीं की है बेसिकली। अगर आप देखें, ये हुर्रियत जो थी एक किस्म की ओवरग्राउंड वर्कर्स थे बेसिकली, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के, विच वाज सपोर्टेड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अब मैं नाम नहीं लेता, पर आप जानते ही हैं जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, तो वो पहले भी इनका समर्थन करते थे। तो आज अब इनके ऊपर ही गाज गिर रही है, जो देखने में तो सही बात है। अगर गवर्नमेंट जो है अगर मार्जिनलाइज सोसाइटी को छोड़ दे और सिर्फ जो बड़े लोग हैं जिन्होंने अनऑथराइज फायदा उठाया है उनके ऊपर कार्रवाई करें, तो मेरे ख्याल में ठीक बात है। ये बात तो गवर्नमेंट ने भी कही है, लेकिन ये दूसरी बात है कि अभी तक लिखित कुछ नहीं उन्होंने कहा। लेकिन ये तो कहा है कि जितने भी छोटे हैं, जो जिन घर बने हुए हैं, छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको हम उनका नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आज तक वो लोग इसलिए सहमे हुए हैं। प्रॉब्लम ही उन्हीं को है। बड़ू वालों ने तो एक खड़ा कर दिया, TRF खड़ी कर दी, कल को कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी खड़ा करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर को प्रेशराइज करने के लिए। और हो भी सकता है इस बीच में, भगवान ना करे, किसी भी तरह का किसी भी कर्मचारी को मार देते हैं, जब डिमोलिशिंग के लिए आता है, कुछ होता है, उससे तो दहशत और ज्यादा फैलेगी। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जब ये डांगरी केस हुआ था, तो तब भी उन्होंने बोला हम पता नहीं कितनी कंपनियां CRPF की और इंडक्ट कर रहे हैं इस इलाके में सिक्योरिटी के लिए। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम डिफेंस एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने इंसर्जेंसी में काम किया है, मैं बीन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स इसमें, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फोर्स बढ़ाने का आइडिया बिल्कुल गलत है। अब TRF को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग फोर्स लेवल्स, आप वहाँ पे अपने इंटेलिजेंस लेवल्स को बढ़ाइए, अपने नए नए जो आपके क्या बोलते हैं क्रिएट करिए, अपने नोड्स क्रिएट करिए, मोल्स क्रिएट करिए। अब देखिए, हम कहते हैं कि ऐसे टेररिज्म फैला रहा है। कैसे फैला रहा है? जो लोकल्स को लुभाते हैं पैसों से, उनको ब्राइब करते हैं। हमारे पास भी तो इंटेलिजेंस फंड्स होते हैं, हम भी उनको दें पैसे, वो हमें भी इंफॉर्मेशन दें और इनको न्यूट्रलाइज करें। किसी भी हालत में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो आदमी काम कर रहा है, चाहे वो किसी समुदाय का है, किसी खित्ते का है, उसकी जान नहीं जानी चाहिए।
लेकिन ये ना जिस तरह आपने कहा कि सीआरपीएफ के बटालियन बढ़ाने से अभी तो डांगरी का तो पता नहीं चला, ना तो वो पकड़े गया, ना मारे गया, ना कुछ। अब तो लोग धरने में बैठे हैं वहां। एग्जैक्टली मैं वही आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना कि हमें अभी कुछ, आज तक हम फोर्स लेवल बढ़ाते थे, राष्ट्रीय राइफल रेज कर दी, पुलिस को कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अब सिचुएशन बदल गई है। मेरे ख्याल में वो जो फोर्स बढ़ा के इंसर्जेंसी खत्म करने का तरीका था वो अभी टाइम खत्म हो गया। अभी आपने प्रोएक्टिव होना है, इंटेलिजेंस में अपने मोल्स क्रिएट करने हैं और इनको चुन चुन के मारना है। अभी प्रोफिलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो ऐसे काम नहीं करेगी। अदरवाइज ये कल को ये हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, ये कल को कोई और। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, हाइब्रिड टेररिस्ट क्या होता है। मैं बैठा हूं यहाँ पे, मेरे पास एक आदमी आता है, मुझे कहता है सर 5 मिनट आप चलिए बैंक के पास, जैसे वो दिल्ली श्रीनगर में केस हुआ था, और मुझे मेरे से बात करता, पता नहीं जान नहीं पहचान नहीं, मुझे देता है एक वेपन और साथ में कहता है इतने पैसे हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, और मैं जाके गोली मारता हूँ। आगे जब बाहर निकलता हूँ मेरे से वो वेपन लेके गायब हो जाता है। अब क्या प्रूफ है गवर्नमेंट के पास कि मैंने गोली मारी? कोई चश्मदीद गवाह हो या कोई सीसीटीवी कैमरा हो, मेरे पास वेपन नहीं है। कोर्ट में जब जाएगा बोलेगा जब हथियार ही नहीं मिला आदमी से तो कैसे एक्यूज हो सकता है? तो ये कमियां हैं हमारे सिस्टम में। तो इनको कमी को दूर करने के लिए यही है कि हम अपने इंटेलिजेंस सेटअप को तेज करें, और एक एक आदमी जो उधर से आ रहा है या उनकी मदद कर रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पता करने के लिए। आज भी ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी है, J&K पुलिस में भी है, इंडियन आर्मी में भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी है, IB के साथ भी है, रॉ के पास भी है। तो इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करिए, अपना स्ट्रेटजी चेंज करिए, यानी कि बंदा ढूंढ के उसको ऑपरेशन लॉन्च करने के बजाय उसको वहीं न्यूट्रलाइज करो जहां भी वो मिलता है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारी सेना और सिक्योरिटी फोर्स बड़ी सक्षम है। TRF की धमकी बार ही रह जाएगी मुझे लगता है। ये थी विशेष बात ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर के साथ सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर और TRF का इसमें आने की बात। कल फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी तो हम चर्चा करेंगे ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर के साथ अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट के बारे में, जिसकी चर्चा भारत में भी और भारत के बाहर भी हो रही है। नमस्कार।